तो रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी, डीपीओ सर सुरेंद्र टेक्टा जी और सभी प्रतिभागी, आप तो सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट को आपके बधाई देना चाहूंगी, डीपीओ सर को, कि इतना अच्छा पखवाड़ा का अरेंजमेंट किया है। एक से एक प्रोग्राम्स हो रहे हैं पूरे आपके सर्कल में, और आपकी पूरी टीम इतनी अच्छी है कि बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आप लोगों का काम इतना ज्यादा है, और लेकिन फिर भी आपके ऊपर से लेकर नीचे तक सारा स्टाफ जो है उसे बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। और साथ ही मैं अपने डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी का भी थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम के लिए मुझ पर ट्रस्ट किया और मेरा नाम आगे दिया। तो मैं इस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आयुर्वेद से कंसर्न माल न्यूट्रिशन पर जो भी नॉलेज दे सकती हूँ आप लोगों को जरूर दूंगी, और आपका जो भी क्वेश्चनियर राउंड रहेगा तो मैं उसको भी जरूर अच्छे से निभाऊंगी। तो सर की परमिशन से स्टार्ट करें। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, सीनियर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट सोलन से। तो आज का टॉपिक है आयुष फॉर वेलबींग, और उसके अंडर आयुष प्रिंसिपल्स फॉर माल न्यूट्रिशन, कुपोषण में आयुष प्रिंसिपल्स का रोल। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि आयुष है क्या। आयुष में ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी, ये सारा आयुष के अंडर आता है। और आज हम मोस्टली बात करेंगे आयुर्वेदा और योगा के बारे में। तो आप सबको जैसे कि पता ही है कि 20 सितंबर 2020 को आयुष मंत्रालय और आपके डिपार्टमेंट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक एमओयू साइन हुआ था, जिसके अंडर दोनों मंत्रालयों के परस्पर सहयोग से पोषण अभियान में आयुष प्रणालियों का यूज करना, आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष प्रणालियां जैसे कि जो और मैंने बताई आपको, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब के मिश्रण से कुपोषण पर नियंत्रित करना शामिल है। इसी एमओयू के अंडर आंगनवाड़ीज में न्यूट्री गार्डन और औषधीय उद्यान स्थापित करने का भी एक निश्चय किया गया था। तो वो न्यूट्री गार्डन्स आप लोगों के जगह स्थापित हो चुके हैं। इसी तरह से डिजिटल मीडिया पर कुपोषण से निपटने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हैशटैग आयुष फॉर आंगनवाड़ी, एक आयुष फॉर आंगनवाड़ी हैशटैग का भी फैसला किया गया था। तो ये अपने आप में ही इन दोनों डिपार्टमेंट्स की संबंध को दिखाता है कि ये कितने सीरियस हैं इस चीज के लिए। तो इस एमओयू का प्रयोजन क्या था कि यही है इसका कि आयुर्वेद और अन्य आयुष प्रणालियों में कई विशिष्ट उपायों जैसे कि गर्भवती महिलाओं द्वारा आहार का सही सेवन, स्तनपान कराने वाली माताओं द्वारा स्तनपान कराने, दूध के स्राव को बढ़ाने के लिए पारंपरिक उत्पादों का उपयोग, यानी कि जो आयुर्वेद है, हमारी कितनी प्राचीन संहिता है, प्राचीन विज्ञान है, उसमें बताई गई चीजों के प्रयोग से ये कुपोषण को दूर करना, पोषण संबंधी जो बातें हैं, पोषण के साथ हल्के और मध्यम कुपोषण से निपटने में आयुर्वेद का योगदान, तो ये सारे इस एमओयू का प्रयोजन था। तो कुपोषित बच्चों को पहचाने कैसे, बच्चों की लंबाई के मुताबिक वजन न बढ़ना वेस्टिंग स्थिति है, जबकि इसके विपरीत वजन के मुताबिक लंबाई का न बढ़ पाना स्टंटिंग है, और तीसरी कैटेगरी अंडरवेट बच्चों की अलग से है। तो जरूरत क्यों है इस माल न्यूट्रिशन मुहिम को इतना ज्यादा आगे करने की, क्योंकि स्कूल जाने वाला हर तीसरा बच्चा कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार है। तो कुपोषण के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप लोगों का पखवाड़ा चला है और सब लोग माल न्यूट्रिशन, सैम मैम, बच्चों की क्वेश्चन मेरेस्मस, यही सब बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स इतने एक्सपर्ट हैं कि वो ऑलरेडी बच्चों को, सैम मैम बच्चों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी बच्चे लाए गए थे चेकअप के लिए, और आपके वर्कर्स इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि ये देखिए, मैं बड़ोग में अभी प्रोग्राम हुआ था, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आप सबको कि आप लोगों का डिपार्टमेंट इतना एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्डर्स हुए, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि काम भी हो रहा है, हमें जगह जगह पंचायतों में जाने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें अपनी पार्टिसिपेशन यहाँ पर देते हुए। तो अब
बेसिकली बच्चों में होने वाले कुपोषण के पीछे के कारणों का जान लेते हैं हम। तो इसमें है कि एक तो है पर्याप्त मात्रा में भोजन का अभाव। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि बहुत से लोग, इतनी गरीबी है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है माल न्यूट्रिशन का। दूसरी बात है भोजन में न्यूट्रिएंट तत्वों का अभाव, कि भोजन तो है लेकिन उसको पूरा करने का, उसको सही ढंग से बच्चों को प्रेजेंट करने का तरीका नहीं है। और उसके अलावा फिर स्वच्छता का अभाव। वही बात है कि खाना है लेकिन उसको बनाया सही ढंग से नहीं गया है और बच्चों की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है, तो जिससे कि बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं और बच्चे को खाया पिया खाना लगता नहीं है। और सहायक कारण भी है इसमें, जैसे कि माता पिता का अशिक्षित होना, अवेयरनेस नहीं होना, प्रॉपर खान पान की गलत आदतें। वही बात है कि सही ढंग से बच्चे अच्छी चीजें, न्यूट्रिशन चीजें खाने पसंद नहीं करते हैं। फिर माताओं के द्वारा बहुत सारे बच्चों को जन्म देना, विदाउट गैपिंग जन्म देना, जिससे कि क्या होता है कि बच्चे अंडरवेट पैदा होते हैं या फिर प्री मेच्योर पैदा हो जाते हैं और वो फिर आगे तक माल नॉरिश्ड ही रहते हैं। और साथ ही स्थानीय सेवाओं का कई बार ठीक से काम न कर पाना, स्वास्थ्य सेवाओं का, और अस्वच्छ और दूषित पानी का सेवन, तो ये सारी चीजें इसके पीछे सहायक कारण होती हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेसिक जो है कुपोषण में आयुष प्रिंसिपल्स का क्या रोल होने वाला है, आयुर्वेद का रोल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु का अर्थ है उम्र, जीवन, जो हमारी लाइफ है जिसे हम जी रहे हैं, और वेद का अर्थ है विज्ञान। तो आयुर्वेद खुद में ही एक जीवन का विज्ञान है। तो ये आज से 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी हमारा विज्ञान है, जो कि हम एशियन लोगों के लिए ही बना है, बेसिकली हम इंडियंस के लिए ही बना है। हमारी किचन में ही आयुर्वेद है, आप देख सकते हैं। हमारे हिसाब से, और आयुर्वेद जो है बेसिकली आहार और विहार पर ही ज्यादा फोकस करता है, और जिसका मेन प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये आप किसी भी पैथी में नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं कि आप बीमार होते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक आयुर्वेदी है जो पहले ये ट्राई करता है कि आप बीमार ही ना हो, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और फिर भी कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो उस व्यक्ति की चिकित्सा करना। तो आज हम इसी आयुर्वेद के प्रयोजन को पूरा करते हुए कुपोषण को इन दोनों माध्यम से देखेंगे कि कैसे हम कुपोषण होने से बचा सकते हैं खुद को और बच्चों को, और अगर कुपोषण हो भी जाता है तो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो कुपोषण में आहार का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो अगर हम इसको शुरू से किशोरावस्था से ही कुपोषण को ठीक करें, तभी एक किशोरी एक अच्छी गर्भावस्था में एक अच्छी माँ, एक अच्छी परिपक्व लेडी के रूप में होगी। और गर्भावस्था में हम अगर आहार का पूरा ध्यान रखेंगे तभी लेडी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी। और धात्री के अगर हम आहार का ध्यान रखेंगे तभी वो बच्चे को एक अच्छा दूध पिलाकर बच्चे को माल न्यूट्रिशन से बचा सकती है, कुपोषण से बचा सकती है। और इसी तरह 6 साल तक के बच्चों का हम बात करेंगे आहार के बारे में, ताकि वो माल नॉरिश्ड ना हो। तो आयुष प्रिंसिपल्स में हम सबसे पहले किशोरावस्था की बात कर लेते हैं कि किशोरावस्था से ही पोषाहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी एक स्वस्थ परिपक्व महिला के रूप में किशोरियां तैयार होंगी, स्वस्थ बच्चों को तभी जन्म दे पाएंगी, रेडी तभी हो पाएंगी। लेकिन किशोरियों में ही किशोर किशोरी एज एक ऐसी होती है जिसमें ज्यादातर बच्चे जंक फूड की तरफ आकर्षित रहते हैं। तो लेकिन अगर आप पाएंगे कि हमारी भारतीय रोटी, जिसमें थाली, जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही, सलाद, मीठा सब कुछ होता है, ये अपने आप में ही एक संतुलित आहार है। तो सब किशोर किशोरियों का इसका सेवन अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही हमारी रसोई एक औषधालय है आयुर्वेद के हिसाब से, जिसमें कि हल्दी आप देख सकते हैं एंटीसेप्टिक और कई रोगों का नाश करने वाली होती है, सौंफ से पेट ठंडा रहता है, अजवाइन गैस नाशक है, अदरक से सर्दी जुकाम दूर होता है, मिर्च हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल्स बढ़ाता है, लौंग, इलायची, हींग, ये सभी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इन सभी मसालों के सेवन से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जैसे कि अचार है,
बच्चे जो होते हैं ना किशोरावस्था में चटपटा खाना पसंद करते हैं, तो बाजार का उल्टा सीधा खाने की बजाय अगर वो घर के बने हुए ही अचार खाएं, मिर्च, नींबू, आम, आंवला, पुदीना, धनिया, ये सब खाने में तो स्वादिष्ट होते हैं, पाचन में भी अच्छे होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखते हैं, ताकि आपकी जो खाना-पीना है अच्छे से लगे। माल न्यूट्रिशन किशोरावस्था से ही ना हो, लेकिन इनका सेवन थोड़ा सीमित मात्रा में ही करना होता है। इसके साथ ही किशोरावस्था में सही पोषण के साथ-साथ शरीर की साफ-सफाई का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हार्मोनल बदलाव के कारण पिंपल्स, बहुत ज़्यादा पसीना, किशोरियों में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करने से बढ़ सकती हैं। तो आगे वो माल न्यूट्रिशन का कारण बनती है, क्योंकि शरीर वीक होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँगी। तो इसके लिए रोज नहाना, धुले साफ सुथरे कपड़े पहनना, बाल नाखूनों की सफाई का ध्यान रखना, खाने से पहले, शौच के बाद हाथ धोने का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और ये सारे आयुष प्रिंसिपल्स में दिनचर्या के अंतर्गत हमारे बताए गए हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि आयुर्वेद में क्या बताया गया है, ताकि हम बीमार होने से ही बचें, हम हमारी इम्यूनिटी लो ही ना हो, और खाया पिया सब हमें लगे, हम माल नॉरिश्ड ना हो। तो अगर आप किसी भी एज के हैं इस समय, तो आप भी इनका पालन करें। वैसे हम रूटीन में ये सारी चीजें पालन करते ही हैं, पर कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, और खासकर बच्चों में ये आदतें इनकल्टेट करना बहुत जरूरी है। तो इस समय जैसे कि सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारे साथ जुड़ी हैं, तो अगर आप ये सारी चीजें अपने बच्चों के जो पेरेंट्स आते हैं, मदर्स आते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, तो ये उनके लिए भी एक बहुत अच्छी बात होने वाली है। तो जल्दी से हम स्वस्थ रहने के लिए प्रातः काल उठने से लेकर रात तक पालन किए जाने वाले आयुर्वेद के नियमों को जान लेते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बताया गया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, प्रदूषण नहीं रहता है। सुबह जल्दी उठने के बाद जल और मुख से आंखें धोकर कुल्ला करना चाहिए, और ईश्वर का स्मरण ध्यान बच्चों को आदत डालनी चाहिए। इससे मन एकाग्र होता है, मानसिक शारीरिक तनाव दूर होता है। फिर बच्चों को सुबह मल मूत्र विसर्जन की आदत डालनी चाहिए, ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करे, सारे टॉक्सिन्स निकल जाएं बॉडी से। उसके बाद हाथ धोने की बच्चों को बहुत जरूरी आदत डालनी चाहिए, मल मूत्र विसर्जन के बाद, भोजन के पहले, भोजन के बाद। ये सारी चीजें हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या के अंदर वर्णित की गई हैं। इसके बाद दांत सफेद, दातुन मंजन ब्रश करना है दांतों की सफाई के लिए, क्योंकि अगर मुंह भी साफ नहीं होगा कि उसके थ्रू भी पेट में इन्फेक्शन जाएगा और खाया पिया बच्चे को नहीं लगेगा। इसी तरह से सोते समय ब्रश करना बहुत जरूरी होता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आंखों की रक्षा करना, आंख में काजल लगाना, अंजन लगाना, ये सारी चीजें। नस्से का प्रयोग सुबह बड़े बुजुर्ग लगाते होते थे, अभी तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। अगर सुबह उंगली से गाय का घी, सरसों का तेल नाक में लगाएं, तो इससे बालों की प्रॉब्लम नहीं होती, दिमाग अच्छा होता है, आंख नाक कान के रोग नहीं होते, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसी तरह से कान में तिल या सरसों का तेल गर्म या ठंडा किया हुआ, इससे कानों की शक्ति बढ़ती है। अभ्यंग, नहाने से पहले मालिश, अभी कोई नहीं करता है। इसी तरह से सुबह के समय आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, खेल, इन सब से शरीर जो है स्ट्रांग होता है। इसी तरह से क्षौर कर्म, टाइम टू टाइम बाल काटना, नाखून काटना। आप देख सकते हैं कि छोटी से छोटी बात का आयुर्वेद में कैसे वर्णन किया गया है। इसी तरह से उपटन का प्रयोग करना, बेसन, हल्दी, त्रिफला, मसूर, चंदन की, जिससे कि आपका तन मन स्वस्थ रहे। नित्य स्नान करना, गर्मी से ठंडे जल में, सर्दी में गर्म जल से, और स्वच्छ वस्त्र धारण करना, ताकि इन्फेक्शियस कोई डिजीज आपको ना लगे। धूप व धूल से बचाव करना, छाता, स्कार्फ, धातु टोपी जो भी आप पहने। और इसी तरह से स्व अध्याय करना, कि पढ़ने वाले बच्चे पढ़ें, जो नहीं पढ़ते हैं, वो जो बड़े लोग हैं, उनको भी कुछ ना कुछ रीडिंग का आदत होना चाहिए। और इसी तरह से निद्रा, रात में 6 से 8 घंटे की गहरी नींद। सर्दी और वर्षा में दिन में नहीं सोएं, गर्मियों में दिन में 1 से 2 घंटा सोएं। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बारीकी से आयुर्वेद हमें बताता है कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। इसी तरह से आयुर्वेद में ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है, कि अगर हमें
आप देख सकते हैं हेमंत शिशिर सर्दी 15 नवंबर से 15 मार्च तक क्या करना है, क्या नहीं करना है। पूरा आहार विहार, गर्म पानी से स्नान करना है, गर्म जल दूध का सेवन, सिर हाथ पैर ढक कर रखे, ठंड से बचाव की सारी चीजें बताई गई हैं। घी गुड़ सूखे मेवे इस समय में अच्छे से पच जाते हैं। संतरा आंवला खजूर की भी सीजनल फ्रूट्स खाएं। तेज हवा बारिश से बचें, ठंडी वस्तुएं ना खाएं। इसी तरह से जैसे कि अभी ये 15 मार्च से 15 मई हमारा वसंत ऋतु शुरू हुआ है, इसमें क्या बताया है कि पुराना अनाज चना गुड़ खाएं, चावल दिन में ही खाएं, मौसमी फल खाएं, खेल कूद व्यायाम करें, भारी भोजन ना खाएं इस सीजन में, अधिक मीठा ना खाएं, खट्टे जो बहुत ज्यादा खट्टी चीजें दही इत्यादि ना खाएं और दिन में बिल्कुल ना सोएं। एक से एक चीज बताई गई है स्वस्थ रहने के लिए। इसी तरह से ग्रीष्म ऋतुचर्या बताई गई है कि दिन में सोना है, हल्के वस्त्र पहनने हैं, शीतल जल से स्नान करना है, सूप लस्सी का सेवन ज्यादा करना है, तरबूज खरबूजा मौसमी फलों का सेवन ज्यादा करना है। इसी तरह से वर्षा ऋतु की चर्या, ये सारी दिनचर्या आयुर्वेद में बताई गई है। ऋतुचर्या कि पानी को उबाल कर पीना है, वर्षा के मौसम में त्वचा को सूखा रखना है, डैम्पनेस से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, शहद दाल सब्जियों का पतला सूप लेना है, हल्का भोजन लेना है। इस तरह से शरद ऋतुचर्या पूरी बता दी गई है मौसम के हिसाब से कि तो आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद कितना वास्ट है और छोटी से छोटी बात हमें बताता है ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। तो थोड़ी सी जरूरत है कि हम इन चीजों को समझकर इनका पालन करें। तो इसी तरह से अब हम किशोरावस्था के बाद गर्भावस्था की अगर हम बात करते हैं, तो गर्भावस्था में अगर हम महिला का पूरा ध्यान रखते हैं तो बच्चा नेचुरली अच्छे वेट के साथ पैदा होगा, जल्दी पैदा नहीं होगा। तो इसमें गर्भ संस्कार का बहुत ज्यादा एक महत्व है। जैसे कि महाभारत में भी एक प्रसंग आता है कि अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह रचना का ज्ञान देते हैं। तो उस समय सुभद्रा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु इसे सीख लेते हैं। तो ये गर्भाधान का ही एक भाग है। तो इसलिए गर्भवती महिला को उत्तम भोजन करना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए ताकि जो उसका होने वाला बच्चा है वो भी अच्छे से इस चीज का फायदा उठा सके। तो यहाँ गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है कि गर्भवती महिला का ठीक से ध्यान रखा जाए। और आयुर्वेद में जो है गर्भिणी की मास अनुमासिक परिचर्या बहुत डिटेल में बताई गई है कि कैसा गर्भावस्था में उसका खान पीन होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट मंथ में नियमित दूध लेना है कैल्शियम के लिए, और आसानी से पचने वाले आहार लेने हैं क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में क्योंकि उल्टी वगैरह का डर रहता है, तो हल्का खाना लेना है और संतुलित आहार लेना है। इसी तरह दूसरे महीने में भी हल्के पचने वाले आहार लेने हैं। चावल की खीर पर जोर दिया गया है क्योंकि ये हल्की होती है। सीजनल फ्रूट्स को, सीजनल सब्जियों को, ताकि आयरन की कमी पूरी हो, कैल्शियम की हर चीज की कमी पूरी हो। प्रतिदिन दूध पीना है। इसी तरह तीसरे महीने में घी और शहद शामिल करना है। बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो ज्यादा बॉडी की डिमांड बढ़ने लगती है। खिचड़ी दलिया लेना है। दूध का सेवन जरूर बताया गया है। देखिए आप प्रतिदिन दूध और घी का सेवन। अब चौथे महीने में आप घर का बना हुआ मक्खन ले सकते हैं, बच्चे की डिमांड्स को पूरा करना है। 5वें महीने में दूध घी और सारी सब्जियां फल ये सारा कुछ लेना है। इसी तरह से 6ठे महीने में ड्राई फ्रूट्स बादाम लेने को कहा गया है। अच्छा सुपाच्य खाना लेने को कहा गया है। इसी तरह से 7वें महीने में मेवे बादाम घी, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा घी थोड़ा लिमिट में ही लेना चाहिए क्योंकि ज्यादा एक्टिविटीज रहती नहीं है। पहले बहुत काम भी होता था लेडीज को, तो अच्छे से पच भी जाता था। और ऐसे ही 9वें महीने में हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन घी मिलाकर खाएं। मेवे बादाम ले सकते हैं बाकी सारी चीजों के साथ। तो इस तरह से आयुर्वेद जो है बहुत प्रमोट करता है गर्भावस्था में आहार विहार अच्छा होगा। और इसी तरह जो हमारा दूसरा अंग है आयुष का योग, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले के 3 महीनों में अनुलोम विलोम करना, टहलना, फिर अगले 3 महीनों में वज्रासन इसके साथ साथ, और एक और द्विपादासन, उत्तान आसन, शव आसन करना, और आखिर के 3 महीनों में भी यही सब करना। लेकिन नोट यहाँ पर यही है कि योग और प्राणायाम डॉक्टर की सलाह लेकर ही करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी हमारे आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं वो आयुष वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत जल्दी ही होने वाले हैं। अभी 5 तो बिल्कुल, जैसे जिसमें शायद कुमारहट्टी भी शामिल है, बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है।
आयुष वेलनेस सेंटर के लिए। तो यहाँ पर योगा इंस्ट्रक्टर्स आप लोगों को अवेलेबल होंगे, मेल भी और फीमेल भी। तो आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है कि गर्भावस्था में योग की बहुत वैल्यू है, क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। ये सब फ़ायदे होते हैं, तो आप लोगों को उनका फ़ायदा ज़रूर उठाना है। एक कॉन्सेप्ट ज़रूर रखना है माइंड में कि अगर आप इस दौरान योगा करते हैं प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के देख-रेख में, तो इससे प्रसव के दौरान होने वाला दर्द कम हो सकता है, तनाव, चिड़चिड़ाहट, थकान से राहत मिलती है, बच्चे के स्वास्थ्य पर पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आता है इसका, पीठ दर्द से राहत मिलती है, कमजोरी को दूर करने में मदद मिलती है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, नींद अच्छी आती है और डिलीवरी के दौरान होने वाले रिस्क को बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है। तो ये सारे योग के फ़ायदे हैं और कई बार ऐसे होता है कि जो आजकल 4th मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाया ही जाता है, तो कई बार होता है कि बच्चा ज़्यादा वीक है, आपको बताया जाता है, तो उस समय में थोड़ा आपको सचेत हो जाना चाहिए, एक्स्ट्रा केयर अपना करना चाहिए बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए। तो छोटे-छोटे आहार दिन में 6 से 7 बार लेने चाहिए, पानी 8 से 10 गिलास पीना चाहिए। इसके साथ दूध, दही, पनीर, बादाम, अंजीर और इसके साथ ही दूध आधा लीटर दूध ज़रूर पीना। एक्स्ट्रा केयर जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ मदर वीक है, बच्चा वीक बताया जा रहा है, ताज़ा दही का सेवन करना। तो उसके साथ ही कब्ज़ और बवासीर की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो इसके लिए साबुत अनाज, दलिया, फल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इन सारी चीज़ों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। और एक और टिप देना चाहूँगी कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, तो रोज़ाना आप 2 से 3 रसगुल्ले भी खा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इनमें प्रोटीन और कैल्शियम दोनों होता है। और पेट में गर्भ का वज़न बढ़ाने के साथ-साथ अगर गर्भ में पानी की कमी है, तो ये पानी की कमी को भी दूर करता है और खाने में तो आपको स्वाद लगेगा ही। और इसके साथ ही एनीमिया, जैसे सर ने भी बोला कि एनीमिया एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी में एनीमिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और अगर ये रहती है तो प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी होना प्री टर्म डिलीवरीज होना और बच्चों में जन्मजात दोष होने का खतरा रहता है। तो आपने ज़रूर अपने आयरन को अप रखना है। तो इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे और आप आहार को डाइट में शामिल करके इसको पूरा कर सकते हैं। जैसे कि गाजर चुकंदर का जूस या इनका सैलेड, रोज़ाना गाजर और आधा गिलास चुकंदर का रस मिलाकर पिएँ। इसी तरह से गाजर के मुरब्बे का सेवन भी कर सकते हैं, टमाटर का जूस ले सकते हैं। इसी तरह से खजूर, लेकिन खजूर को ज़्यादा नहीं लेना है, 1 से 2 खजूर, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है। गुड़ का सेवन कर सकते हैं। जिन महिलाओं की तासीर गर्म नहीं है, वो इनको ले सकती हैं। आंवले का मुरब्बा हर लेडी ले सकती है, खून की कमी को पूरा करने के लिए। उसके ऊपर से 1 गिलास दूध का सेवन। फिर जैसे बथुआ का साग है, ये नेचुरल चीज़ें हैं जो जिनको आयुर्वेद प्रमोट करता है कि आप इनको आयरन रिच फूड्स में लें। जैसे कि सारी हमारी सेम, मसूर, किशमिश, खजूर, अंजीर, खुबानी, छिलका युक्त आलू, ब्रोकली, गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जो भी आपको चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होती हैं, साबुत अनाज, तो इनमें ज़रूर सेवन करें, बजाए इसके कि आप रिफाइंड खाना खाएँ, ब्रेड खाएँ या मैगी खाएँ या नूडल्स खाएँ या मोमोज़ खाएँ। ज़्यादा चलन वही होता है, तो थोड़ा सोच समझ कर खाएँ, क्योंकि आपको अपना ही नहीं ख्याल रखना है, आपको अपने पेट में बच्चे का भी ख्याल रखना है। इसके साथ ही गर्भावस्था में आयरन की गोली लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमी होती है, बच्चे की डिमांड बढ़ती है, तो आपको ये अवेलेबल होती हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में या फिर जहाँ वैक्सीनेशन होती है जब आपकी, तो गर्भावस्था के 13वें हफ्ते से लेकर और उसके डिलीवरी के 6 महीने बाद तक इन दोनों को दिया जाता है, कैल्शियम और आयरन को, तो इसका कोर्स भी आप पूरा करें। इसी तरह से आयरन युक्त खाद्य पदार्थ तो खाएँ ही, लेकिन साथ में आयरन का अब्ज़ॉर्ब करने के लिए विटामिन सी युक्त पदार्थ खाना भी ज़रूरी होता है, जिसमें कि संतरा, अंगूर, नींबू, कीवी, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, बेक्ड आलू, टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें खाने में, ताकि जो भी आप खा रहे हैं वो आयरन एब्ज़ॉर्ब भी हो सके। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि धात्री के आहार का
अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसका आहार अच्छा होगा तभी जो है दूध अच्छा बच्चे को मिल पाएगा। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि पहले हफ्ते से ही सीधे आहार दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी नहीं शुरू करना चाहिए। पहले हफ्ते में गर्म पानी, मेथी अजवाइन का पानी, आयुर्वेदिक दवाइयों के लड्डू जिसमें कि मेथी, सौंठ, धनिया, गोंद, घी, गुड़ हो, गाय का घी डालकर, मूँग दाल का पानी, बादाम का, अजवाइन का हलवा, ये सारी चीज़ें। और गाँव बहुत जगह पे तो अभी तक ये फ़ॉलो होती भी हैं, लेकिन कई जगह अब इनको मानते नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों की वैल्यू है। और क्योंकि इन सब दवाइयों से ब्लीडिंग क्लियर होती है, गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद होती है, वात का प्रकोप नहीं होता, दूध बढ़ता है, जो कि सबसे मेन फैक्टर है बच्चे की को माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए। तो इसी तरह से दूसरे हफ्ते में रोटी सब्जी दाल शुरू करें। शुरू में मूँग की दाल लें, मूँग की पतली दाल में रोटी चूर कर घी, फिर कभी-कभी मूँग दाल की खिचड़ी या दूध में रोटी चूर कर ले सकते हैं। ताकि बच्चे पर वज़न ना बढ़े। आप भारी खाना खाएँगे तो उसका दूध के थ्रू आपके बच्चे पर भी इफ़ेक्ट आएगा। तो इस तरह से बच्चा हर 2 घंटे में फीडिंग लेता है, तो माँ को ध्यान रखना चाहिए कि 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें, पानी ज़्यादा पिएँ। और बच्चे को फीड कराने से पहले 1 गिलास पानी, दूध या कोई लिक्विड ज़रूर लें। और माँ को डेली बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 600 से 800 मिलीलीटर दूध आना चाहिए। तो वो तभी होगा अगर माँ 500 से 600 कैलोरीज़ ज़्यादा लेगी। तो इसलिए माँ को अपने खान-पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो 40 दिन तक ये आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद में ये सब बताया गया है कि आपको सुबह 8 से साढ़े 8 बजे नाश्ता ले लें, 12 से 1 के बीच खाना, 5 से साढ़े 5 के बीच नाश्ता, रात को 8 से साढ़े 8 के बीच रात का खाना। और इसके बीच में 11 बजे दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे लड्डू, बादाम का हलवा आदि लें। और सुबह उठते ही 2 से 4 बादाम खाकर 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डालकर लें। आधे घंटे बाद गिलास दूध पिएँ, सोने से पहले 1 गिलास दूध में घी डालकर पिएँ। ये सारी चीज़ें आपको तो डिलीवरी की जो आपकी वीकनेस आई है उससे तो बचाएँगी ही, साथ ही अच्छा दूध प्रोड्यूस करके बच्चे को मालन्यूट्रिशन से बचाएँगी। इसी तरह से अपथ्य चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कुछ अपथ्य चीज़ों से फिर बच्चे को परेशानी होती है, उसके पेट में दर्द हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, उसको कब्ज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कच्चा अनाज नहीं खाना है, मोटी दालें, राजमा, छोले, बैंगन, कद्दू, आलू, नूडल्स, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। और इसके साथ ही विहार की बात करता है आयुर्वेद। आहार तो ये हो गया, और विहार में कि डिलीवरी में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, तो आप टेंशन फ्री होंगे, तभी दूध अच्छा से अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस होगा। और थोड़ा टहलें और गर्भाशय, ताकि आपकी पूर्व स्थिति में आप भी हेल्दी रहें। इसके साथ ही डिलीवरी के बाद थोड़ा-सा वेट भी कई बार बढ़ जाता है, तो आप ये कुछ योगा भी कर सकते हैं। डिलीवरी के 6 से 7 सप्ताह के बाद, अगर सिज़ेरियन हुआ है तो 8 से 10 सप्ताह के बाद, जिसमें कि ओम का उच्चारण है, पादहस्तासन, जालंधर बंध, मूल बंध, त्रिकोण आसन, शलभ आसन, पर्वत आसन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांग आसन, शव आसन, कपालभाति। तो ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत जल्दी ही आपको हर आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर में योगा टीचर्स मिलने वाले हैं, तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसे कि ये तो धात्री की जस्ट आफ्टर डिलीवरी की डाइट हो गई 40 दिन के अंदर-अंदर की। इसी तरह से स्तनपान के दौरान कैसी हो माँ की खुराक, क्योंकि 6 माह की आयु तक बच्चे को पूरी तरह से स्तनपान ही कराना होता है, और 2 साल के बाद 2 साल तक, मतलब 6 माह तक तो पूरा स्तनपान, और 2 साल तक बाकी खाने के साथ। तो ब्रेस्ट फीडिंग पर ही होता है बच्चा, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए इसमें माता का आहार? वही सब है कि हेल्दी आहार होना चाहिए। और इसमें आयुर्वेद में कुछ और अच्छी चीज़ें, घरेलू ही चीज़ें हैं, जैसे कि मेथी के बीज हैं, सौंफ है, जीरा है, तिल के बीज हैं, तुलसी है, सुआ का प्रयोग, सब्जियाँ, लौकी, तोरी, ये सारी चीज़ें अच्छी दूध बनाने वाली होती हैं। तो माँ को
इसका जो है अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और स्तनपान कराने वाली माता को कम से कम आधा लीटर ज़रूर घर में अवेलेबल होना चाहिए। घर वाले इस चीज़ को सुनिश्चित करें, जैसा कि सर ने भी अभी डीपीओ सर ने बोला कि ये हर एक की ड्यूटी है कि माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, क्योंकि अच्छी हेल्थ होगी तो माँ बच्चा की तो वो आपकी ही फैमिली है, आपके ही के लिए ही अच्छा होने वाला है। तो ज़रूर सुनिश्चित करें कि उनको दूध, दही ज़रूर मिले, अच्छा आहार मिले और लिक्विड्स ज़रूर रखें, जैसे कि दाल का पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, ताज़ा फलों का रस, नींबू पानी आदि और दाल में रोटी चूर कर खाएँ, इससे दाल ज़्यादा मात्रा में माताएँ खा पाएँगी। मसूर की दाल, प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ, बीच-बीच में गर्म पानी पिएँ और स्तनपान के दौरान 5 से 6 बार आहार लें, जैसे कि हमने पहले भी बताया, सुबह में दूध, फिर नाश्ता, मध्य में 11 बजे के करीब जूस, लंच में खाना, फिर शाम को भी कुछ लें और डिनर में, फिर रात को सोते समय दूध लें ताकि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सके। इसके साथ ही आयुर्वेद में कुछ दूध बढ़ाने वाली चीज़ें बताई गई हैं, जैसे मेथी, जीरा, सौंफ और गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू, बादाम का हलवा, सूखे हुए अदरक की बर्फी। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि बच्चे को एक तो दूध आता है और एक दूसरे बच्चे को वो अच्छा रहता है, सुपाच्य होता है। अजवाइन, सौंफ, अदरक से बच्चों को पेट में दर्द नहीं होता, उनका पेट सही रहता है, जितना होते हैं वो उनको एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो और इसके साथ ही आयुर्वेद में प्रिस्क्रिप्शन अब एक दशमूलारिष्ट हमारा आता है, ये वातशामक काढ़ा होता है और ये जच्चा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डिलीवरी के एकदम बाद इसको शुरू कर सकते हैं और 3 महीने तक ले सकते हैं। ये तो ये जो है वेट कम करने में, अच्छा दूध लाने में और शरीर से दर्दें वगैरह दूर करने में बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके साथ ही स्तनपान कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये भी एक भ्रांति है कि स्तनपान नए-नए बच्चे नहीं कराना चाहते हैं। तो स्तनपान से बच्चे को तो फ़ायदा होता ही है, बच्चे को सही पोषण मिलता है, बीमारियों से, संक्रमण से लड़ने की शक्ति मिलती है, लेकिन माँ को भी इसके फ़ायदे मिलते हैं, कैंसर से बचाव होता है, ब्रेस्ट कैंसर से, गर्भाशय के कैंसर से, ये ब्लीडिंग को कम करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस की और आपका वज़न बढ़ने से रोकता है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज़ इसमें बर्न होती हैं, तो मोटापे से बचा कर रखता है। अब जान लेते हैं कि बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए माता का दूध क्यों ज़रूरी है? कोलेस्ट्रम कहते हैं ना कि बहुत ज़रूरी है बच्चे को देना। तो डिलीवरी के बाद आप सभी जानते हैं, स्तनों में जो पहला दूध आता है, वो कोलेस्ट्रम है। इसमें बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा होती है, इसलिए इसका रंग गहरा पीला या संतरी होता है और डिलीवरी के बाद ये 3 से 5 दिन तक आता रहता है और ये देना बच्चे को बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बच्चे को पहली बार जो है मल त्याग करने में हेल्प करता है, बिलीरुबिन को बाहर निकाल कर पीलिया होने से बच्चे को रोकता है। अगर पैदा होते ही बच्चे को पीलिया हो जाए तो उसकी आगे क्या सेहत बनेगी, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल देना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए ज़रूर मोटिवेट करना चाहिए हमें महिलाओं को। फिर ये बच्चों की इम्यूनिटी बनाने के इसमें फैक्टर्स होते हैं और बच्चों के नर्वस सिस्टम को बनाने के फैक्टर्स होते हैं, जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, बी6, ये सारी चीज़ें बच्चे के संपूर्ण विकास में हेल्प करती हैं। कोलेस्ट्रॉल में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसे ज़रूर देना चाहिए। तो अब जान लेते हैं, अब हमारा बेसिक जो कुपोषण की हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में आहार की वैल्यू, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बचपन से ही अगर उन्हें सही पोषण मिलता है, तो आगे जाकर उनका शारीरिक और मानसिक विकास तो होता ही है और उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी अच्छी होती है, बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, माल न्यूट्रिशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अन्नप्राशन संस्कार इसमें हमारा बताया जाता है कि मुझे लगता है कि आंगनवाड़ीज़ में भी किया जाता है कि इस संस्कार में बच्चे को अन्न खिलाना शुरू किया जाता है। इससे पहले वो सिर्फ़ माँ का दूध पी रहा होता है। तो जब शिशु 6 या 7 महीने का हो जाता है, तब अन्नप्राशन संस्कार कराना चाहिए उसको और उसमें खीर, छौंके हुए चावल, पुलाव, दाल, सांभर या रसम, पहली बार जो भी सेमी लिक्विड फॉर्म में उसको चीज़ खिलाने का ट्राई
करना चाहिए। इसके साथ ही एक स्वर्ण प्राशन का भी आयुर्वेद में वर्णन है कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है और ये एक प्रकार की आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन है। जैसे कि एलोपैथिक से हम इंजेक्शंस लगाते हैं वैक्सीन बच्चों के, तो एक स्वर्ण प्राशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर इसको आगे बढ़ावा मिले तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। और क्योंकि बच्चों की बुद्धि का विकास 5 वर्ष की आयु तक 90% हो जाता है कि तो इसलिए बचपन से ही स्वर्ण प्राशन कराने की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर स्वर्ण भस्म, वचा, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, आंवला, यष्टि मधु, गुडुचि, बेहड़ा, शहद और गाय के घी जैसे आयुर्वेदिक चीज़ों का सम्मिश्रण करके बच्चे को चटाया जाता है। तो इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रॉपर एज के अकॉर्डिंग मात्रा होती है। अगर इसे बढ़ावा मिले तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो अब हम जान लेते हैं कि 6 से 12 साल तक के बच्चे को क्या आहार देना चाहिए ताकि उसे माल न्यूट्रिशन ना हो। तो 6 महीने के बाद आप उसको आहार की मात्रा और गाढ़ापन बढ़ा सकते हैं। मैश किया हुआ फल का जूस और फल सब्जी दे सकते हैं। दिन में 4 से 5 बार खाना खिलाना है और ब्रेस्ट फीडिंग तो करवाना ही है साथ में। तो यहाँ पर आप क्या-क्या दे सकते हैं, थोड़े से ऑप्शंस हैं जैसे कि खीर बनाकर दे सकते हैं आप, खिचड़ी दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं। क्योंकि बच्चे को अभी उसमें अभी एडेप्टेबिलिटी उसकी बनानी है सॉलिड फूड के लिए, तो थोड़ा सेमी सॉलिड उसको खाना देना है। मूँग दाल का पानी दे सकते हैं। इसी तरह से सेब, केला दे सकते हैं मैश करके, सब्जियों की प्यूरी बनाकर दे सकते हैं, गाजर को किसी तरह से दे सकते हैं, अंगूर दे सकते हैं। और इस एज पर 7 से 8 महीने के बाद बच्चे जो है दाँत निकालना शुरू करते हैं, तो ये काफ़ी एक पेनफुल कंडीशन होती है बच्चों के लिए, जहाँ पर उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। मैंने देखा है कि 6 महीने तक जो बच्चे बहुत हेल्दी बेबीज़ होते हैं, लेकिन वो दाँत निकालने की प्रक्रिया में बहुत वीक हो जाते हैं। तो उस समय माँ को घर वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए बच्चों का। इस समय में बच्चों को अगर कब्ज़ होती है तो तरल और पानीदार चीज़ें ज़्यादा दें, दस्त होते हैं तो दही, केले को मिक्स करके दें। बच्चों के सिर पर मालिश करें। जब भी आप बच्चों के सिर को हैंडल करते हैं, हल्के हाथ से दबाते हैं या मालिश करते हैं, तो बच्चों को आराम मिलता है। मसूड़ों की देखभाल के लिए शहद लेकर आप अपने साफ हाथों से अपने हाथों को अच्छे से साफ करके, नाखून कटे हुए हों, आप बच्चों के मसूड़ों पर शहद से हल्के हाथ से मालिश कर सकते हैं। और बच्चों के शरीर पर मालिश करें, इससे उनको हेल्प मिलेगी, बॉडी उनकी स्ट्रॉन्ग होगी, दर्द को सहने की शक्ति मिलेगी। तो इस समय में आपको खास ख्याल रखना होता है ताकि बच्चे जो हैं अपनी सेहत को मेंटेन रख सकें। इसी तरह से 1 से 2 साल के बच्चे जो होते हैं, 1 साल पर क्या होता है कि बच्चों का वज़न एकदम से तिगुना हो जाता है। अगर आपका बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है, तो 1 साल होने पर वो 9 किलो का होना चाहिए। तो उस समय में भी बच्चों का और उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, तो उस समय उनके लिए कुछ फूड ऑप्शंस मैं बता देती हूँ आपको, आप गाइड कर सकते हैं आगे। जैसे कि समझ नहीं आता कि क्या खिलाएँ बच्चों को, ओट्स खिला सकते हैं, मीठा या नमकीन दे सकते हैं। आजकल की मदर्स मॉडर्नाइज़ है, पोहा बनाकर दे सकती हैं, मिक्स वेज, गोभी, आलू, प्याज, पनीर का पतले पराठा, पतली रोटी बच्चे को देना है, पनीर की भुजिया पतली रोटी के साथ दे सकते हैं, बेसन का चीला दे सकते हैं, रागी दे सकते हैं, शक्करकंद की खीर दे सकते हैं, सूजी का हलवा दे सकते हैं। इसी तरह से लंच में दही, रोटी, सोया ग्रेन्यूल्स दे सकते हैं, फूल गोभी की सब्जी, रोटी, दाल और सैलेड, दही, चावल, रसम या वेज पुलाव और दही दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जस्ट मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, बाकी तो बच्चे की रुचि के हिसाब से और आप अपने घर के हिसाब से बच्चे का डाइट फिक्स कर सकते हैं। दही, चावल, कोई हरी कुल मिलाकर बात इतनी है कि बच्चे का खाना कंप्लीट होना चाहिए, उसमें दाल, सब्ज़ी, रोटी, दही, दूध सब कुछ होना चाहिए। तो इस तरह से डिनर पर ध्यान देना है, जैसे कि इस समय में पतले आलू का पराठा दे सकते हैं, मूँग की दाल की खिचड़ी दे सकते हैं, सिंपली दाल-चावल जो भी घर पर बने हैं वो दे सकते हैं, पालक पनीर की सब्ज़ी रोटी के साथ दे सकते हैं, घिया की सब्ज़ी दे सकते हैं। तो एक कंप्लीट आहार बच्चे को देना है। इसी तरह से 2 से 3 साल के बच्चों के आहार में जैसे कि नाश्ते में मेथी का पराठा, गिलास दूध दे दिया है, दिन में सब्ज़ी रोटी दे दी है, लेकिन साथ में दही और शाम को 1 फ्रूट,
फिर इसी तरह से रात को सब्जी रोटी या दाल चावल, इसी तरह से ये सारी छोटी-छोटी ऑप्शंस हैं, लेकिन इनमें आप देखेंगे कि हर चीज़ में सुबह दूध ज़रूरी है, दिन में दही ज़रूरी है, शाम को एक फ्रूट ज़रूरी है और रात को भी एक प्रॉपर खाना, अगर खिचड़ी है, दाल-चावल का समावेश है उसमें, या फिर जैसे धुली उड़द की दाल है, अरबी की भजिया है, चावल है, दही है, आलू प्याज का पराठा। बच्चे की रुचि के हिसाब से आप अलग से अलग चीज़ दे सकते हैं। अगर आपको ये डाइट चार्ट चाहिए होंगे तो मैं आपको अवेलेबल भी करा सकती हूँ व्हाट्सएप पर, किसी को चाहिए हो तो मुझसे ले सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर माताओं को, आप लोगों को कन्विंस कराना है कि बच्चे को एक कंप्लीट आहार दें, जिसमें फ्रूट भी हो, दाल-चावल भी हो, सब्जियाँ भी हों, दही भी हो, रायता हो। इसी तरह से बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स आप बना सकते हैं, जैसे कि सभी बच्चों को सैंडविच मिक्स वेजिटेबल्स के, जिसमें कि हरी सब्जियाँ, गाजर, खीरा, बंद गोभी प्रमोट करें बच्चों को शुरू से ही, बजाय कि मोमोज़, चाइनीज़ खाना खाने के और मैगीज़ खाने के और चिप्स, कुरकुरे खाने के, बच्चों को घर का साफ-सुथरा हेल्दी खाना खाने के लिए उनको आप आदत डालें। इडली बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं, आजकल की मदर्स बहुत स्मार्ट हैं और वैसे भी यूट्यूब पर एक से एक रेसिपी मिलती है, बहुत सिंपल होता है, आप सब इनको बनाना सीखकर बच्चों को इस सबको खिला सकते हैं। और फिर आहार के साथ-साथ बच्चों का हर एज पर ये भी ध्यान रखें कि बीमारी के दौरान भी फीडिंग बंद ना करें, खाने से पहले बच्चों को साबुन से हाथ धुलाना ना भूलें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी कारण है, स्वच्छता का होना बहुत ज़रूरी है मालन्यूट्रिशन से बचने के लिए। और बच्चों को आदत डालें कि कोई सब्ज़ी उनको नहीं भी पसंद है, उसे कुछ ख़ास ढंग से बनाकर खिलाएँ। तो ये सारी बातें थी बच्चों के आहार के बारे में। इसके अलावा आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स और भी कई चीज़ों की बात करते हैं मालन्यूट्रिशन से बचने के लिए, जैसे कि अगर बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो वो हर छोटी-मोटी बीमारी को भी झेल पाएँगे। तो कुछ जड़ी-बूटियाँ होती हैं आयुर्वेद में, जैसे कि आप हल्दी दूध पिला सकते हैं बच्चों को, जैसे दूध में 1/4 चम्मच या आधा चम्मच बच्चे की एज के हिसाब से और काली मिर्च डालकर उसको उबाल लें, थोड़ा ठंडा होने पर शहद मिला लें। ये दूध आप बच्चे को रोज़ दे सकते हैं। तुलसी की पत्तियाँ चबाने को दे सकते हैं, तुलसी हर घर में मौजूद होती है। इसके साथ ही एक जो सबसे अच्छा उपाय है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश बहुत ही अच्छा होता है और 4 साल से ज़्यादा बच्चों को ये दिन में 2 बार दिया जा सकता है, आधा चम्मच। च्यवनप्राश आयुर्वेद की एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के लिए बहुत अच्छी है। इसमें आंवला, गिलोय, शतावरी, अश्वगंधा, बला, द्राक्षा, यष्टिमधु, गोक्षुर, हरितकी, ये सारी जीवंती, ये सारी चीज़ें हैं जो कि दिमाग के लिए, शरीर के की बल को बढ़ाने के लिए, दिमाग के बल को बढ़ाने के लिए, हमारे पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा समावेश है, जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही बच्चों को घी खिलाने का बहुत फ़ायदा है। आजकल ये है कि बड़े बच्चे तो घी खाते ही नहीं हैं, लेकिन अगर शुरू से ही बच्चों को थोड़ी-थोड़ी आदत डाल दी जाए, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चों को जो आहार देना शुरू करते हैं, उसमें थोड़ा-थोड़ा घी आहार देना शुरू करें, क्योंकि ये बच्चों को के पाचन को अच्छा रखता है, कब्ज़ से दूर रखता है, एनर्जी देता है, वज़न बढ़ाने में हेल्प करता है, कफ नाशक होता है। तो बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए घी खिलाना बहुत अच्छा है। इसी तरह रागी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा एमिनो एसिड्स, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम का रिच सोर्स है। इससे और ये बच्चों को संपूर्णता का एहसास कराता है, बार-बार भूख नहीं लगती है, होल ग्रेन है ये। तो ये इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर आप इसके बारे में जानें और इसको बच्चों के खाने में इनकल्केट करें। इसके साथ ही बच्चों में जो वीकनेस होती है, हड्डियों की वीकनेस और उनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन डी की कमी से भी बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मशरूम, सोयाबीन का दूध, बादाम का दूध, संतरे का रस, दही, दूध, पनीर, छाछ, मक्खन, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, बादाम, और इसी तरह से 8 से 10 बजे के बीच कम से कम 10 से 15 मिनट की खुली धूप में ज़रूर बैठें, जो कि सबसे अच्छा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का। तो इसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चे आते हैं, तो उनकी प्रेयर ही बाहर करा दी 10 मिनट के लिए।
तो बहुत गर्मी में तो थोड़ा ध्यान रखें, 8 से 10 लेट हो जाएगा, लेकिन बाकी के दिनों में आप उनका प्रेयर करा सकते हैं, बहाने से बच्चों को विटामिन डी भी मिल सकता है। इसी तरह से बच्चों में माल न्यूट्रिशन का एक कारण कब्ज़ भी होता है, क्योंकि कब्ज़ होता है तो आपको पता है कि कितनी परेशानी होती है, खाया-पिया भी शरीर को नहीं लगता है, ऊपर से खाता भी नहीं है बच्चा, तो कब्ज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो उसमें तरल ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएँ। कई बार बच्चों की टेंडेंसी ही होती है कि कई बच्चों को होती है कब्ज़, उनका एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है और कई बार नॉर्मली कभी-कभी हो जाती है किसी को, तो उस समय में ख़ास ख़्याल रखना होता है। तो सूप, नारियल पानी, नींबू पानी, फलों के रस, तरल चीज़ें उस समय देनी होती हैं, रेशेदार खुराक, फाइबर वाली सारी दालें में फाइबर अच्छा होता है, सेम, फलियाँ और पालक हो गया, पानीदार खिचड़ी के साथ सूप मिलाकर, जौ का दलिया, ब्राउन राइस, बाजरा, रागी और चावल के आटे की रोटी और अनाज का दलिया बनाकर दिया जा सकता है और रागी और चावल के पापड़, ये पूरा अनाज कई तरह से दिया जा सकता है। तो मतलब कि कब्ज़ से बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फल और सब्जियाँ कब्ज़ से बचाने के लिए जैसे केला, पपीता, चीकू, अमरूद, अंगूर इन्हें मैश करके दे सकते हैं। अंजीर, आलू बुखारा इनको भिगो कर दे सकते हैं और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गाजर ये सारे कब्ज़ में फ़ायदा करते हैं। और क्या नहीं खिलाना चाहिए? रिफाइंड फूड नहीं देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि कब्ज़ का कारण होता है। जो सफ़ेद ब्रेड होती है, पाव रोटी होती है, पिज़्ज़ा, पास्ता ऐसी आदतें ही ना डालें बच्चों को। और दूध कई बार किसी बच्चे को दूध से कब्ज़ हो जाती है या किसी को पतले दस्त हो जाते हैं, तो थोड़ा-सा आप बच्चे की हैबिट्स पर ध्यान दें कि उसको दूध देने पर क्या इफ़ेक्ट आता है। अगर उसको दूध सीधे से नहीं पचता है, तो आप उसको इलायची उसमें पकाकर भी दे सकते हैं। और इसी तरह से दलिया एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसके बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के फ़ायदे हैं छोटे बच्चों के लिए, जो कि स्वास्थ्य का खजाना है। ये शारीरिक विकास और एनर्जी देता है, हड्डियों की मजबूती, पेट की कार्यप्रणाली, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए फाइबर रिच है। कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत पाए जाते हैं इसमें। तो दलिया को आप मीठा बनाकर, नमकीन बनाकर अलग-अलग तरीकों से बच्चों की डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसी तरह से आयुर्वेद का एक और बहुत मेन प्रिंसिपल है कि नाभि में 2 बूंद तेल डालना और इससे सेहत के 17 फ़ायदे, 17 तो कहने की बात है, मीन्स अनगिनत फ़ायदे हैं। आयुर्वेद में माना गया है जो नाभि है वो हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। तो अगर आप लगातार नाभि में तेल लगाते हैं तो ये मेल्स और फीमेल्स की जो प्रजनन अंग होते हैं उनको पुष्ट करता है, मासिक धर्म की परेशानियों को दूर करता है, गर्भावस्था में अच्छा प्रभाव होता है इसका। तो ये और छोटी-सी चीज़ है कि नहाने के बाद ज़रा-सा नाभि में तेल लगाना है, सरसों का तेल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, जो अवेलेबिलिटी हो आप लगा सकते हैं और इस छोटी-सी चीज़ के अनगिनत फ़ायदे हैं माँ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो इसको ज़रूर अपनी लाइफ़ में इनकॉर्पोरेट करें। और अब बात करते हैं कि अगर ये हम अभी स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम की ही बातें कर रहे थे, इतनी सारी जो हमने चीज़ें डिस्कस करी। अगर हम बात करते हैं कि कुपोषण है ही तो उसको कैसे ट्रीट करना है आयुर्वेद से, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो नेचुरल डाइट से ही हम उसको ठीक करेंगे, क्योंकि जितनी चीज़ें हमने डिस्कस करी उन सब की मात्रा को बढ़ाएँ। अगर कुपोषण है कि सभी तरह की सब्जियाँ, फ्रूट्स लेने हैं। इसमें एक सहजन की पत्तियों का बड़ा अच्छा रोल है। मोरिंगा आप लोग शायद गाँव में इस चीज़ को जानते होंगे। इसको किसी भी तरह से इसकी सब्ज़ी भी बनती है, इसकी पत्तियों को कल्क बनाकर भी ले सकते हैं। इसी तरह से घी का सेवन बढ़ा दें, इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स, शहद, एलोवेरा का नियमित सेवन, पालक, चुकंदर, बादाम, अंजीर का बार-बार नाम आ रहा है। अंजीर एक बहुत अच्छी चीज़ है, पंसारी के पास आराम से मिल जाता है। रात को पर पर्सन 2 अंजीर आप भिगो दीजिए, सुबह खाएँ। हर चीज़ आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स बहुत तरह के B12 इसमें बहुत ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। शहद, नींबू का सेवन, घी या दूध के साथ चावल मिलाकर पतली खीर, खिचड़ी मतलब बच्चों
बच्चों का एक्स्ट्रा केयर करें अगर ऐसा हो जाता है। इसके साथ ही कुछ दवाइयाँ हैं कुपोषण से निपटने के लिए, जैसे कि चित्रकादि वटी है, द्राक्षास्व है, ये अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जब सप्लाई में आते हैं तो होते हैं। इनके सेवन से बच्चों की भूख खुलती है, फिर वो खाना अच्छे से खाते हैं तो माल न्यूट्रिशन का शिकार होने से बच जाते हैं। इसी तरह से आयुर्वेद में बताया गया है पंचगुण तेल से नौनिहालों की मालिश करें। इससे, क्योंकि कुपोषण से मांसपेशियां कमजोर होती हैं, त्वचा रूखी ढीली हो जाती है, बच्चों के पेट बड़े हो जाते हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, आंखें अंदर को धंस जाती हैं। तो उस समय में बच्चों के पंचगुण तेल से मालिश करना बहुत अच्छा होता है। कमजोरी दूर करने के लिए अश्वगंधा चूर्ण, परवाल भस्म काफी अच्छी हैं। और इसके साथ ही हरी सब्जियां, फलों का जूस, और खून की कमी के लिए जैसे कि हमारा सप्तामृत लोह आता है, मंडूर भस्म आती है, लोह आसव आता है, तो ये सारी चीजें आयरन की कमी को पूरा करती हैं। इसके साथ ही अगर बच्चे में कुपोषण है तो घर में सिंपली आप घर में शिकंजी बनाकर उसको दे सकते हैं। उस पानी में नींबू, नमक, शक्कर मिलाकर बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में पिला सकते हैं। इसी तरह से पुनर्नवा मंडूर टैबलेट और भस्म कुपोषण से बचाते हैं। फिर अगर बच्चे के दस्त हैं तो आयुर्वेद में बेलवादी चूर्ण और शंख भस्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी तो मतलब एक मुट्ठी भर चीजें मैं यहाँ पर कलेक्ट कर पाई हूँ। आयुर्वेद में इतना कुछ है इन सब चीजों के लिए कि अगर आप उसका फायदा उठाना चाहें तो जरूर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब ये आयुर्वेद में आप देखिए कि कुपोषण का डायरेक्ट इलाज बताया गया है कि आप शतावरी चूर्ण 5 ग्राम, अश्वगंधा चूर्ण 5 ग्राम, इन दोनों को रात को 50 मिलीलीटर पानी में भिगो कर रख दें, सुबह छानकर इनमें 100 मिलीलीटर दूध मिलाकर उबालकर बच्चे को पिलाएं। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है बच्चे की। माल न्यूट्रिशन से जो वीक बच्चा हो गया है वो उसमें स्ट्रांग आता है, बच्चे को बल मिलता है। इसी तरह से अश्वगंधा चूर्ण को गोघृत के साथ मिलाकर खा सकते हैं, गाय के घी के साथ। इसी तरह बला तेल, जैसे पंचगुण तेल बताया मैंने, बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद में। बला तेल, महामाश तेल, इनको मिलाकर लगाने से बच्चे की जो मालिश करते हैं तो उससे जो है बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चे को बल मिलता है। इसी तरह से जो मुलेठी है, शुंठी का चूर्ण बच्चों को दूध के साथ। तो इसी तरह से आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं। माता का दूध की भी दुष्टि कई बार होती है जिससे कि बच्चे को वो दूध लगता नहीं है, तो उसको भी शुद्ध करने के लिए जैसे कि बताया गया है, शतावरी चूर्ण को प्रवाल पिष्टी में समभाग में मिलाकर माता को सुबह शाम घृत से सेवन कराएं। माता को च्यवनप्राश का सेवन कराएं, इससे दूध अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये बहुत ही इन नटशेल मैंने यहाँ पर कलेक्ट की है चीजें आयुर्वेद में। इससे बहुत ज्यादा आगे की चीजें बताई गई हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस डिपार्टमेंट के साथ आयुष का एक कोलैबोरेशन हुआ है, और जहाँ पर आंगनवाड़ीज हैं, मोस्टली हमारे सेंटर्स भी वहाँ पर हैं। तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग जनता को भी अवेयर करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स इतना अच्छा एक चैनल है हम सबके बीच और कॉमन जनता के बीच, जो कि सारी जो सूचनाएं उन तक पहुंचाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सरकार द्वारा दी गई इन सारी सुविधाओं का फायदा उठाएं। अभी हमारे आयुष वेलनेस सेंटर्स में जैसे और हमें और सुविधाएं मिलेंगी, तो हम चाहेंगे कि आप जरूर लोगों को इन चीजों से अवगत कराएं, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट जनता के साथ जुड़े हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। और जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं सिर्फ लोक भलाई के लिए कि आयुर्वेद का प्रमोशन हो, लोग आयुर्वेद को जाने सही में कि आयुर्वेद में क्या कुछ है। आप घरेलू चीजों से ही क्या कुछ अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, और बीमार है तो उसको ठीक कर सकते हो। तो इस तरह से ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब में जाकर और ऊपर डॉक्टर सीमा गुप्ता टाइप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से फेसबुक पर मेरा पेज है, फेसबुक में आप आयुर्वेद गाइड लिखकर टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी।
हेल्थ के बारे में, आयुर्वेद के बारे में। और ये दोनों चैनल्स को मेरा चलाने का ये यही था कि कोरोना काल में लोग बहुत परेशान हो रहे थे, हॉस्पिटल्स में नहीं जा पा रहे थे, तो बहुत लोगों ने को उस समय मैंने ट्राई किया हेल्प करने का कि ऑनलाइन ही उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। बैक टू राकेश जी। थैंक यू मैम। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हम लोगों के साथ ये साझा की और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और मैं ये उम्मीद करता हूँ और मुझे थैंक यू मैम कि ये जो ग्राउंड लेवल तक की मतलब कि घरेलू चीजें इसमें सारी जो है वो हमने कैसे उपयोग करनी है अच्छे तरीके से, ये सारा हमने समझा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, ये आगे तक इस जानकारी को जो है वो सभी को फील्ड में भी जब हम जाते हैं तो सबके साथ साझा करें। और अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अगर कोई मैम सीमा गुप्ता जी से, डॉक्टर मैम से अगर कोई अपने क्वेश्चंस करना चाहता है तो प्लीज एक एक करके अपने क्वेश्चंस मैम से करेंगे। ये सब मेरे पास आते ही रहते हैं, सब कांटेक्ट में है, ऐसी कोई बात नहीं है राकेश जी। तो मुझे लगता है कि और इतने अच्छे ढंग से सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स काम कर रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ इन लोगों की कार्यप्रणाली से, क्योंकि मैं बहुत सारे सेंटर्स में, बहुत सारे प्रोग्राम्स में विजिट करती हूँ और ये लोग बहुत ही अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोज के लिए काम कर रहे हैं या फिर जस्ट रिपोर्टिंग के लिए, ये दिल से काम कर रहे हैं अपने उसमें, और आगे भी हम मिलते ही रहेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सीडीपी और धर्मपुर मैम वीना कश्यप जी से कि कृपया वे इस वेबिनार का समापन करें और अपना वक्तव्य दें। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर सीमा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हम लोगों को एक इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत सारी चीजें जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत पहले से चली आ रही थी, जिनको हम भूल चुके थे, खासकर हमारी किचन में जो भी आयुर्वेद से रिलेटेड हमारा किचन है, वैसे वो चीजें इन्होंने आज फिर से याद दिलाई हमें। दूसरा, इन्होंने अपने वक्तव्य में किशोरावस्था से लेकर बच्चे के जन्म तक और उसके बाद क्या क्या किस तरह से खान पान करना है जिससे जो है हमारा कुपोषण खत्म हो, उसके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आपसे दोबारा भी जुड़े। अभी तो हम वेबिनार के द्वारा जुड़ रहे हैं, तो हम ये भी चाहेंगे कि आपसे ऑफलाइन भी जुड़े। शायद लोगों के क्वेश्चन भी इसीलिए नहीं थे कि आपने मतलब कि कोई ऐसा क्षेत्र छोड़ा ही नहीं जिसके बारे में कोई क्वेश्चन कर पाए। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जिला आयुर्वेदिक अधिकारी इस वेबिनार से जुड़े हैं, जिनके साथ मिलकर ये वेबिनार किया गया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे विभाग के साथ सहयोग करके इस वेबिनार को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। हमारे विभाग से जुड़े राकेश जी जो इसका संचालन कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से संचालन किया, उनका भी धन्यवाद करूंगी। हमारे डीपीओ सर जिन्होंने ये वेबिनार के आयोजन के लिए सबको प्रेरित किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पार्टिसिपेंट इसमें जुड़े हैं, मुझे लगता है वो जानकारी कहाँ से मिली है उसका वो पूरा फायदा उठाएंगे, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो एक आज संडे वाले दिन भी इस वेबिनार से जुड़े और अहम जानकारी जो है उन्होंने प्राप्त की। थैंक यू।